सबसे पहले आपको बताएं, पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की तंजीम नौ और निशकारी की मंजूरी दे दी है। इस मुतालिक जारी एलामिया के मुताबिक पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 83वां इजलास 25 मार्च को हुआ। इजलास में पीआईए की तंजीम नौ और निशकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी गई। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीक़ाकार तय करेगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, पीआईए के डायरेक्टर्स का गैर मामूली इजलास था जिसमें एजेंडा ये था कि पीआईए की निजकारी की जो हतमी प्लान है इसकी मंजूरी एक रिक्वायरमेंट थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूर करे। उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और साथ ही ये भी कहा है कि इसको फौरी तौर पर एससीसीपी का पास भिजवाया जाए तो वहां से मंजूरी ली जाए, जो कि कानूनी तकाजा है कि इसके बगैर मंजूरी नहीं हो सकती जब तक एससीसीपी इसको अप्रूव ना करे। तो इसके अलावा जो कल के इजलास में चीजें डिस्कस हुई उसमें पीआईए को दो कंपनी में तकसीम किया गया था, एक पीआईए होल्डिंग, दूसरी पीआईए कंपनी। उनके भी मंजूरी दे दी गई। पीआईए के दो हिस्से ही रहेंगे, एक हिस्सा इसके जो लॉसेस वगैरह वो शेयर करेगा, दूसरी जो पीआईए सी होगी इसको पीआईए कंपनी कहा जाएगा, वो ऑपरेशनल साइड जो है वो उसको शिफ्ट की जाएगी। उसके बाद उसकी निजकारी का अमल शुरू किया जाएगा। इसके एक और अहम चीज थी कि जो पीआईए के जो मुलाजिमीन है उनका क्या किया जाए। उसमें दो तरह की चीजें डिस्कस की गई। एक तो तमाम मुलाजिमीन को एक रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट की स्कीम लेने का कहा जाए। दूसरा, 4 साल जो मुलाजिमीन की सर्विस रहती है उनको भी रिटायरमेंट स्कीम कीजिए कि फौरी तौर पर रिटायर हो जाए, ताकि निजकारी से पहले पहले कि पीआईए में जो मुलाजिमीन की तादाद है उसकी भी एक मुनासिब किस्म का साइज हो जाए। तो याद रहे कि आईएमएफ ने शर्त लगाई हुई है कि रियासती इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं प्रोग्राम से पहले पहले उनको प्राइवेटाइज किया जाए, उनकी गवर्नेंस बेहतर की जाए, वहाँ बदनवानियों पर काबू पाया जाए, उसका निज़ाम मंजूर किया जाए। उसी सिलसिले में कल ये पीआईए के बोर्ड का इजलास हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आपने तफसील आगाह किया। कारोबारी दुनिया से खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स इजाफे से 65,780 पर है। पीआईए की निजकारी के फैसले की खबर पर इसके शेयर्स में अपर लॉक लगा दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज, बताइए। बिल्कुल, आज जब ये निजकारी की खबर आई है कि बोर्ड ने निजकारी की मंजूरी दे दी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो उसके बाद जो इसकी शेयर की कीमतें हैं वो ₹1.77 बढ़ी हैं। ये तकरीबन 7.5% है। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि जब भी 7.5% किसी शेयर की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो फिर उसमें लॉक इम्प्लीमेंट हो जाता है, लॉक लगा दिया जाता है, कारोबार बंद हो जाता है। तो ₹25.39 पे पीआईए के शेयर में के कारोबार में लॉक लगा है। आज जो शेयर की कीमत है वो ₹21.85 भी थी नीचे, और जब ये खबर आई है उसके फौरन बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ये भी मेंशन करता चलूं कि एक महीने पहले पीआईए के शेयर की कीमत ₹11 थी। जब से ये निजकारी की बात शुरू हुई है तो मार्केट के अंदर जरा था कि क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम है और इस दफा हमने ये प्रोग्राम लेना है और हुकूमत और जगहों पर भी बहुत काम कर रही है, तो ये था कि इसकी शेयर की कीमत जो है 128% बढ़ चुकी है। और लेकिन जब बोर्ड तश्कील हुआ था, नया बोर्ड 2 दिन पहले, तो 2 दिन तक ये लोअर लॉक पे भी बंद होता रहा। तो जब खबर आई है कि उन्होंने ठीक है रियाज एंडी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। इसी पर बात करेंगे। मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का जो मुस्बत रुझान देखा गया है उस पर आपका क्या एनालिसिस है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में सिचुएशन बन रही है उससे लग रहा है कि काफी हद तक अब स्टेबिलिटी आ गई है, और जो फेयर था कि इलेक्शन में जो रिगिंग के से रिलेटेड प्रोटेस्ट होंगे वो भी नहीं हो रहे। जो पहला पाकिस्तान का इम्तिहान था जो आईएमएफ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत, वो भी पॉजिटिवली पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है। तो इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 माह में जो आईएमएफ का लॉन्ग टर्म प्लान है वो पूरा हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब, ये कहिएगा कि पीआईए की निजकारी का फैसला मुल्की मईशत की बहाली में कितना मुआवन साबित होगा? देखिए, हमने 90s में देखा था कि बड़ा शोर शराबा था बैंक की प्राइवेटाइजेशन के लिए। हुकूमत उस वक्त अरबों रुपए इंजेक्ट करती थी बैंकों से, और अभी हुकूमत अरबों रुपए ना सिर्फ टैक्स में कमा रही है बल्कि डिविडेंड की सूरत में भी कमा रही है। तो मेरे ख्याल में तो ये तो नो ब्रेनर है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मगर चूंकि बड़ी पॉलिटिकल प्रेशर में की वजह से
7-8 साल पहले भी ये किया गया और हो नहीं सका, बट अब लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी यही चाहती हैं और IMF भी ये चाहता है कि निजकारी। और इस सिलसिले में आज जो बोर्ड मीटिंग की इतला आई है कि बोर्ड ने भी रिस्ट्रक्चरिंग और प्राइवेटाइजेशन मंजूर कर लिए, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन हिस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब, मौशी तजियाकार इस पर एनालिसिस दे रहे थे, बता रहे थे। और जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स 255 पॉइंट्स इजाफे से 65,780 पर है। आपको बताएं, लाहौर में एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद तलबा के वालिदैन ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से मजीद जानते हैं। उम्मे फरवा, बताइएगा कि एहतजाज अब भी जारी है और क्या कहना है मुजाहिरीन का, और ये भी बताइएगा ये मामला क्या है और अब तक क्या कुछ हुआ इस पर। जी बिल्कुल, जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़ा सामने आने के बाद से ये मामला जो है देखने में आ रहे हैं कि एचएसएन के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके वालिदैन और ख़ुद बच्चों ने भी यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने अब से कुछ देर पहले एहतजाज किया है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने में आ रहा है कि एचएसएन में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके वालिदैन ने इस तरह से सड़कों पर आके कभी एहतजाज किया हो। तो उनका जो एहतजाज का मकसद था वो सबसे पहले यही था कि जो प्रिंसिपल हैं उनका इस्तीफ़ा जो है वो वापस किया जाए, उनको वापस बुलाया जाए और वो दोबारा से जो कॉलेज के इंतज़ामात हैं उनको संभालें, क्योंकि उनका ये भी वालिदैन का ये भी कहना था कि उनके दौरान में जो उनका दौरानिया था वो बहुत अच्छा था, जो कॉलेज के अंदर जो तालीमी जो मेयार था वो बहुत बेहतर हुआ। तो इस वजह से और उसके साथ साथ जो पॉलिसी तब्दील की गई, क्योंकि जो इस्तीफ़ा देने का सामने मकसद आया वाज़ह हो सका कि गवर्नर पंजाब ने आहा चीमा जो कि फेडरल मिनिस्टर रहे हैं उनके बच्चों को 3 साल के लिए उनकी फ़ीस माफ़ की, जिसके बाद से जब गवर्नर ने प्रेशराइज़ किया और गवर्नर के प्रेशराइज़ होने के बाद से जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा देने के बाद पर ये वालिदैन जो है इस तरह से सड़कों पर आए हैं और उनका यही कहना है कि जो नई पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले ऐसी पॉलिसी थी कि कोई भी पेरेंट्स चाहे वो मुल्क से बाहर जाएँ या एक शहर से दूसरी शहर पर कहीं भी उनका ट्रांसफ़र हो तो उस सूरत में वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की फ़ीसें जमा करवाते थे और पूरे साल की, और उस फ़ीसें जमा करवाने के साथ साथ वो जो सीट होती थी बच्चे की उसको होल्ड रखते थे ताकि उसकी जगह कोई और बच्चा एडमिशन ना ले सके। तो यहाँ पे आहा चीमा जो कि फेडरल मिनिस्टर है उनके बच्चों को ये रियायत दी गई कि 3 साल की उनकी फ़ीसें माफ़ कर दी गई, जिसके नए रूल्स बनाए गए, जिसके ऊपर से जो एचएसएन के प्रिंसिपल हैं वो मुस्तफ़ी हुए और इसमें अपने इस्तीफ़े के उन्होंने बाकायदा तौर पर यह जिक्र भी किया कि गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे के बाद से उन्होंने मजबूरन क्योंकि रूल्स चेंज हुए हैं वो अब यहाँ पे मज़ीद काम नहीं कर सके। यही वजह बनी कि वालिदैन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आज गवर्नर हाउस के सामने आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, वो यही उनका मुतालबा है कि माइकल ए थॉम्सन को वापस लाया जाए, वो दोबारा से कॉलेज की जो इंतजामात हैं उनको संभालें और जो रूल्स चेंज किए गए हैं उन रूल्स को वापस लाया जाए, जो पहले जिस तरह से सिस्टम चल रहा था कॉलेज का वो उसी तरह से जारी रहना चाहिए। एहतजाज अभी भी जारी है जिस पर आपने रिपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वफाकी वज़ीर ख़जाना इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। देखिए, फॉर एनी कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द डोमेस्टिक साइड एंड एक्सपोर्ट्स ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट आर द लीवर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन पाकिस्तान's case, both flows have been range bound and therefore underwhelming. तो इसको redress करना and that too on a very urgent basis is obviously critical. Therefore, on the FBR side, जो Chairman FBR ने भी बात की, rather than getting into a debating club, we have gone into implementation and execution right away, both in terms of restructuring, but also appointing consultants for design and implementation in terms of end-to-end digitalization. अब end-to-end digitalization की क्यों ज़रूरत है? Obviously, we have to plug the leakages. जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फोरम को चेयर किया in terms of track and trace, and there's certainly a huge room for improvement in terms of operational effectiveness of something which was rolled out a few years back. तो उसको जो प्लग करना है वो तो अपनी जगह एक जगह मौजूद है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसको जो स्ट्रक्चरली हमने रिफॉर्म करना है उसमें जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है उसमें ऑब्वियसली महसूलात को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, बट वन थिंग विच वी डोंट टॉक अबाउट
too much is client experience. It's ultimately superior client experience which is going to restore the trust and confidence of the people of Pakistan in this institution. And also it will address some of the aspects of operationalizing the social contract which is always referred to. Now on the business front, I've said it previously and I will continue to say that, two things. One, private sector has to lead the country. Secondly, import-led, subsidy-supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. तो उसमें जो आपने काम करना है, that is continuing to improve productivity in your own operations. जो हमने काम करना है on the government side, जो पहले बात की गई है, which is providing the policy framework, providing policy continuity, competitive energy की बात हुई, and certainly on the IT side, skill development. So in closing, I would just say that आप सबको बहुत मुबारक हो. As I mentioned, this is a lot of hard work, a lot of honesty, a lot of dedication, and we, the government, are at your service at all times. Thank you. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तक़रीब से खिताब कर रहे थे.